Hello and welcome to another episode of Fam Health Live on Facebook. आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आई थिंक जैसे हमारे डॉक्टर ने कुछ देर पहले हमसे शेयर किया कि हम सब किसी ना किसी समय पे इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है हेडेक्स की, यानी कि सिर दर्द। सिर दर्द और माइग्रेन जैसे चीजें हैं जो हम लोगों के आमतौर जिंदगी में बहुत बारी आती हैं और काफी बारी हम नहीं जान पाते कि इसका कारण क्या है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए और इसका क्या इलाज हो सकता है। आज इन्हीं सब सवालों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रजनीश कुमार। डॉक्टर रजनीश कुमार हैं यूनिट हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट पारस हॉस्पिटल्स गुड़गांव, और डॉक्टर कुमार ने ऑल्सो ट्रेनिंग ली है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। Dr. Kumar also specializes in multiple sclerosis and epilepsy. Thank you so much for joining us on the show today, Dr. Kumar. नमस्ते। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और जो सवाल है उनको डिस्कस करने के लिए। बिकॉज सर दर्द जो है बहुत ही ऐसी चीज़ कंडीशन है जो हम सबके साथ ज़िंदगी में होने वाली है। सबको को नियरली सर दर्द होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है। तो हमें ये इम्पोर्टेंस ये जानना है कि क्या सर दर्द है, क्यों हो रहा है, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हमें कैसे इसको टैकल करना चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों पे आज डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन करने के लिए डॉक्टर कुमार। सबसे पहले तो मैं एक कॉमन सा सवाल पूछूंगी। हमने अपना टॉपिक भी रखा है हेडेक्स एंड माइग्रेन। इन दोनों में क्या अंतर है, एंड इज इट जस्ट वन वर्जन ऑफ द अदर? जैसे हमने हेडेक और माइग्रेन बोला, लोग सोचते हैं हेडेक मतलब माइग्रेन है या यही चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हेडेक एक बहुत कॉमन टर्म हुआ, एक ये जैसे एक छाता होता है, एक अम्ब्रेला होता है, एक वैसी चीज़ है। उसके अंदर बड़े सारे कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। उन्हीं अगर हम रीजंस की बात करें तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है माइग्रेन होता है। माइग्रेन ज़्यादातर उसमें होता है। अदर जो होते हैं उसमें उसमें जैसे हमारे पास एक चीज़ होती है टेंशन हेडेक्स होती हैं, वो होता है। देन अदर चीज़ें होती है जैसे क्लस्टर हेडेक करके होता है, वो भी एक तरह का हेडेक्स होता है, वो होता है। प्लस एक अदर चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल सेफेलाल्जियास करके एक होती है, वो थोड़े बहुत होते हैं। तो ये एक तरह के हेडेक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी, मैंने हमें इसका कोई कारण नहीं पता है बट ये हो रहे हैं, तो दिस आर प्राइमरी हेडेक्स। और दूसरे इसी तरह की एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। सपोज मेरे ब्रेन में ट्यूमर है तो भी मुझे हेडेक हो सकता है। सपोज मेरे ब्रेन में जो खून की नसें फट जाती हैं उसमें भी हेडेक्स होता है। सपोज मेरे ब्रेन में इन्फेक्शंस हो गया, जो मेनिंजाइटिस होता है, उसमें भी हेडेक हो सकता है। सो ये सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हेडेक्स है, मतलब हेडेक्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा साइनस हो गया तो वो हेडेक्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं जो सेकेंडरी कॉजेज हैं। सो जो भी हम जांच करते हैं तो हम इस सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए हेडेक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा सा एक चीज़ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि लोगों को हेडेक्स अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई फ्रंटल पार्ट में होता है, साइड पे होता है, अक्यूट होता है, पीछे की साइड पे होता है। तो ईच ऑफ दीज ये क्या सिग्निफाई करते हैं, और अपने आप खुद पेशेंट क्या आइडेंटिफाई कर सकता है? अच्छा, अब यही होता है दूसरा कि मुझे एक तरफ में हेडेक्स हो रहा है, पूरे सर में हेडेक्स हो रहा है, तो उसका क्या रीजंस है। तो जैसे अगर हम जो भी हम हिस्ट्री लेते हैं, माने हम जो भी पेशेंट से या किसी से भी हम बातचीत करते हैं, तो हमें यही सब कारण खोजते हैं। और हम जो भी डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ मुझे इस तरह का हेडेक है या इस आदमी को इस तरह का हेडेक है, वो हम सारे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम उसी से बनाते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन से हेडेक्स की डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं कहीं से भी। तो जैसे अगर हम माइग्रेन की बात करते हैं तो हमारा एक क्लासिफिकेशंस है, तो हम उसी हिसाब से उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर हम माइग्रेन की बात करते हैं, वो जनरली एक साइड होता है, कोई भी साइड हो सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड स्टार्ट होता है वैसे, फिर वो फैल सकता है। तो ये होता है यूनिलैटरल, मतलब एक साइड से हेडेक्स आने वाले होते हैं। प्लस जो हेडेक्स होते हैं या दर्द हो रही है, वो हमें एक ऐसा लगेगा जैसे कुछ अंदर से कुछ चल रहा है, कुछ धधक सा रहा है, एक ऐसा एक पल्सेटिंग फीलिंग होता है, वो भी हेडेक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर जब सर दर्द होने लगता है तो उसमें इरिटेबिलिटी आने लगती है कि लाइट नहीं मुझे देखना है, साउंड्स मुझे कोई बात नहीं करे, मैं चुपचाप जाके एक जगह रहूं। तो ये बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी होता है, ये इसका पार्ट होता है। तो हमें हेडेक्स ऐसा नहीं हुआ कि माइग्रेन सिर्फ एक ही जगह से होगा, माइग्रेन कहीं से भी हो सकता है। बट जनरली कैसे स्टार्ट कर रहा है, कैसे फैल रहा है, हम इन पर डिसाइड करते हैं।
कुछ लोगों में जैसे अगर आप माइग्रेन की बात करेंगे तो माइग्रेन को दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है कॉमन माइग्रेन, एक क्लासिकल माइग्रेन होता है। क्लासिकल में बिल्कुल सारे सिम्टम्स हमें वैसे ही मिलेंगे, प्लस उन कोई देखता है तो उन लोग, कुछ ऐसे भी लोग बताते हैं कि मुझे आँख के सामने फ्लैश ऑफ लाइट दिख रही है, मैंने हमें ऐसा लग रहा है कुछ आँख के सामने कुछ फ्लैश दिखाई दे रहा है। ये भी हमारे माइग्रेन का एक पीरियड पार्ट होता है, बट ये सब कोई को नहीं दिखाई देगा। तो हम, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें होंगी तभी हम माइग्रेन बोलेंगे, हम सारी हिस्ट्री को एनालाइज़ करके डिसाइड करते हैं। सपोज़ अगर ऐसी पेशेंट्स है, वो बोल रहा है कंटीन्यूअस हेडेक्स है, ऐसा लग रहा है कुछ जकड़ा हुआ है सिर में, ये मोर ऑफ अ टेंशन टाइप हेडेक्स होता है। टेंशन हेडेक्स डजंट मीन कि मुझे टेंशन होगा तभी हेडेक्स होगा, कि इसका नाम है टेंशन हेडेक्स, ऐसा नहीं है। ये हमारे को ऐसे लगता है, बहुत बार लोगों को बैक में भी पेन होता है, ये भी माइग्रेन का पार्ट होता है, टेंशन हेडेक्स का भी पार्ट हो सकता है। बट टेंशन हेडेक्स क्या होंगे, बहुत देर तक चलेंगे। जैसे मुझे हुआ, 4-5 दिन तक कंटिन्यूअस चला, हफ्ता भर तक कंटिन्यूअस चला, और एक इंटेंसिटी का रहा, उसमें कम ज़्यादा होते रहा, तो हमें ये पता चलता, हाँ ये टेंशन हेडेक्स हो सकता है हमें। देन एक चीज़ होता है क्लस्टर हेडेक, उसमें बहुत सीवियर हेडेक होगा, एक साइड में होगा, बहुत सीवियर होगा, आँख लाल हो सकती है, पानी-वानी भी गिरने लगता है। बट क्लस्टर का जैसे मतलब होता है कि क्लस्टर माने एक साथ होना। तो ये चीज़ क्या देखी जाती है हेडेक्स में, कि जैसे मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 साल में एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे सिर्फ़ गर्मियों में हो रहा है और वो हर साल रिपीट कर रहा है, मीन्स ये क्लस्टरिंग हो रहा है ये। तो हम इसको बोलते हैं, ये क्लस्टर हेडेक्स है हमारा। क्लस्टर हेडेक्स रात में ज़्यादा होता है, मेल्स में हमें कॉमन दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो हम सारी चीज़ों को देख के, एनालाइज़ करके, देन वी डिसाइड कि दिस इज़, ये हेडेक्स है या ये नहीं हेडेक्स है, ये है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मेनी पीपल वुड हैव 2 हेडेक्स साइमल्टेनियसली। मतलब मुझे माइग्रेन भी हो सकता है, मुझे टेंशन हेडेक्स भी हो सकता है। मुझे हो सकता है पहले माइग्रेन था, अब वो टेंशन हेडेक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट भी होती हैं। तो आज के डेट में मुझे क्या है, इट में चेंज आउट लेटर अबाउट 6 मंथ्स में, बाद में मुझे कुछ और हो सकता है। सो इसमें एक कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशंस ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हमें चेंज करनी है, तो हम वैसे चलते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होता कि मुझे माइग्रेन है तो मेरी पूरी ज़िंदगी माइग्रेन रहेगा, वो हो सकता है किसी और चीज़ में भी चेंज हो सकता है। सो देयर आर चेंजेस व्हिच हैपेंस, ये चेंजेस होते रहते हैं हमारे इसके अंदर। डॉक्टर कुमार, आप आपने आंसर में बता रहे थे कि आप स्टडी करते हैं क्लस्टर के हेडेक्स हैं या किस टाइप के हेडेक्स हैं। इसके हेडेक का रूट कॉज जानने के लिए एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक टेस्ट होते क्या क्या हैं, और या सो टेल अस अबाउट दैट फर्स्ट। हुँ। अब हम जैसे अगर डायग्नोसिस की बात करें, तो जैसे हमने पहले बात की, जब हम हेडेक की बात कर रहे थे कि 2 तरह का था, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो हम जो सेकेंडरी की बात करते हैं, तो हम उसको रूल आउट करने के लिए हम स्कैन करते हैं। सपोज़ आई हैव टू डू अ स्कैन, तो हम क्यों करते हैं, कि हम ट्यूमर रूल आउट कर रहे हैं, या हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है, मेनिंजाइटिस है उस पेशेंट्स को, या कोई और रीज़न है, जैसे बहुत बार खून की नसें ब्लॉक हो जाती है, उसमें हो जाता है। सो अगर हम सपोज़, मुझे लगा कि ये माइग्रेन है बट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, कुछ और साइंस मिल रहा है, जैसे हम आँख को देखते हैं, एक फंडस होती है आँख में, वो चीज़ देखते हैं, हमें लगती है आँख की नसें थोड़ी सूजी हुई हैं, तो वो प्राइमरी हेडेक्स नहीं हो सकता, तो हमें कारण खोजना होता है, तब हम ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। बट प्राइमरली जो अगर हम डायग्नोज़ करते हैं, वो हिस्ट्री से करते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सेकेंडरी लगा तब हम कुछ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत सारे आएँगे ना, सर मेरे को माइग्रेन हेडेक था, ये एमआरआई हमने करा लिया, तो एमआर में कुछ आ रहा है कि एमआरआई में कि इसमें कुछ हेडेक्स का या माइग्रेन दिख रहा है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें माइग्रेन्स का सर चेंजेस है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अब देखा गया माइग्रेन में भी कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ब्रेन की एमआरआई में, लोगों ने इतने सारे करके स्टडी देखा है। बट हम प्राइमरली माइग्रेन, टेंशन हेडेक्स या क्लस्टर हेडेक्स को डायग्नोज़ करने के लिए हम एमआरआई नहीं करते हैं। हमें उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगता है, हम तब करते हैं। और लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारे जैसे क्वेश्चनेयर्स बनाए हैं, जैसे कुछ ऐसे रहते हैं ना, जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो हम लोगों से पूछते हैं, और वो अपने भी आप बैठ के अपना डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस तरह का हेडेक्स है। जैसे माइग्रेन के लिए क्वेश्चनेयर ऐसे ही बना है, जो मिडास के नाम से कहलाता है, MIDAS करके आता है। मिडास का मतलब है माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट। ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं। ये जैसे क्वेश्चंस हैं, वो नॉर्मल हेडेक्स के ऊपर होते हैं। उसमें हमें अपने आप को, जैसे हम ओपीडी में किसी डॉक्टर्स के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के हम अपने आप को कर सकते हैं। तो हम उसमें ये हमें पता चल जाता है कि सपोज़ अगर मुझे माइग्रेन है, तो कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, वेरी सीवियर है। तो ये हम बैठे-बैठे इस क्वेश्चनियर को अपने आप भी हम करते हैं, और ये पेशेंट खुद अपने करता है, बैठे-बैठे। इससे हमें एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि क्या रीज़न है। अगर आप उसमें क्वेश्चनियर्स देखोगे कि क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो पहला होता है जैसे कि लास्ट अगर 3 मंथ्स है, तो आपको कितने दिन हेडेक्स हुए?
तो हम उसमें लगेंगे अच्छा मुझे 5 दिन हुए थे लास्ट 3 मंथ्स में, नहीं मुझे 10 दिन हुए थे, तो हम उसको एक क्लासीफाई कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि लास्ट 3 अगर मंथ्स में हम देखें तो हेडेक के चलते आपको प्रोडक्टिविटी, मतलब सपोज मैं काम कर रहा हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो कितनी लॉस हुई, क्योंकि बहुत लोगों को हेडेक होता है तो काम नहीं कर सकते हैं। मुझे हेडेक होता है मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो ये कितनी प्रोडक्टिविटी हमारी हैम्पर हो गई या खराब हो गई है जब हम काम नहीं कर पाए। बिकॉज अगर आप माइग्रेन या कोई हेडेक देखो, लोग बोलेंगे अरे यार इसको तो बार बार सर दर्द होता है, ये काम नहीं करना चाहता इसीलिए सर दर्द बोल रहा है, बिकॉज हर टेस्ट करो तो नॉर्मल आता है, बट सर दर्द तो है। तो वो क्या हो रही है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो काम करने की जो एबिलिटी है वो खराब कर रही है। फिर उसमें क्वेश्चन आता है कि सपोज हम नॉर्मल जो घर का काम कर रहे हैं वो हमारी कितनी इफेक्ट हो रही है इन लास्ट 3 मंथ्स में, हमारे काम करने में कितनी दिक्कत है। देन उसमें ये पूछा जाता है कि सपोज हमारी सोशल एक्टिविटीज कितनी गड़बड़ हो गई, लाइक हम मिलने जाते हैं या लोगों से मिल रहे हैं, एक्टिविटी जो करते हैं उसमें कितनी हैम्पर हो गई। तो ये क्वेश्चनियर है नॉर्मल जो हम काम जो कर रहे हैं उसमें लास्ट 3 मंथ्स हमारा कैसा चल रहा है, तो वो हमें एक बता देता है कि ये सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मैंने हल्का है, और ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है कि वो मेरे नॉर्मल एक्टिविटी से गड़बड़ कर रहा है। तो ये हम आराम से अपना ये बैठे बैठे भी हम पता कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर उमार, एक स्टेप अगर हम पीछे लें, लेट्स अज्यूम कि हम सबको हेडेक्स होते हैं। हम घर में बैठे बैठे हेडेक्स के बारे में सोच रहे हैं कि अरे ये दर्द बहुत तकलीफदायक हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं घर में बैठे कैसे डिसाइड करूं कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शुड आई गो एब्सोल्युटली। टू अ जीपी? शुड आई गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट? क्या मैं पेट के डॉक्टर के पास जाऊं? किसके पास जाना चाहिए मुझे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आज अगर आप हेडेक देखो कि हेडेक्स हो रहा है तो वो बहुत तरह से प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को क्या होता है सिर्फ आंख में दर्द होता है, तो लोग क्या होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंख वाले डॉक्टर है उनके पास चले जाते हैं, वो पूरा टेस्ट करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है ये आपका तो नॉर्मल है, आपको हो सकता है हेडेक्स है जो माइग्रेन हो सकता है। या बहुत लोग क्या होते हैं, बिकॉज अगर हम माइग्रेन की बात करें, क्योंकि माइग्रेन में बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या होता है माइग्रेन कुछ चीज़ों से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जैसे क्या होता है खाली पेट से होती है, तो क्या होता है लोग क्या बोलते हैं अच्छा मुझे गैस हुआ, वो गैस चढ़ के मेरे दिमाग में चढ़ गया तो मुझे सर दर्द है। ये सबसे बड़ा कॉमन सा ये चीज़ होता है कि गैस चढ़ जाती है। तो क्या होता है वो गैस्ट्रो वाले को दिखाते हैं, हमारी उनकी टेस्ट हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, वो चल रहा है बट ठीक नहीं हो रहा है भाई, बिकॉज ऐसा नहीं है कि गैस चढ़ रही है। अगर आप, बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि अगर आप माइग्रेन की हिस्ट्री देखोगे तो ये माइग्रेन लोगों को जब इजिप्शियन एरा था, जब वो उस टाइम में सिविलाइजेशन था तब से पता था। उस टाइम में भी सोचो लोगों को ये पता था कि गैस लगता है कुछ चढ़ता है, तो क्या ट्रीटमेंट लोग करते थे उस टाइम में, जो वहाँ पे जो थे लोग, वो क्या करते थे लोगों को एक व्हील पे बैठा देते थे, एक चक्री पे बैठा देते थे और बहुत तेज घुमाते थे। आप बहुत तेज घुमाते थे, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जब आप किसी को बहुत तेज घुमाओगे तो गैस ऊपर आ जाएगी और बाहर निकल जाएगी। सो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हुआ करता था कि भैया गैस बाहर निकालना है तो इनको बस खूब टेल मी जोर सर, का घुमाओ। डिड इट वर्क? नहीं, टेल मी। इट डिड नॉट वर्क अ लॉट बट पीपल डिड दिस, ये भी एक ट्रीटमेंट होता था पहले कि इतना तेज घुमाओ कि वो गैस बाहर निकल जाए। सो दैट वाज, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हमारे अंदर यही है कि गैस हुआ तो वो होगा, बट इट ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है जब खाली पेट हो रहा है वो ट्रिगर कर रहा है हमारे हेडेक्स को। तो आप गैस की दवा दे रहे हो तो वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ट्रिगर को तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपको उस पर वर्क करना है। तो आप जब फ्रीक्वेंट मील्स देते हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ एसिडिटी की दवा देते हो, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे को हेडेक हो रहा है, मैंने एसिडिटी की दवा बहुत खा ली तो ठीक हो जाता है, या खाई बट ठीक नहीं हो रहा है, तो इट इज़ ऑल क्योंकि वो हम दोनों वैसे टैकल नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट कि प्राइमरली कहाँ है, हमें दोनों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ होता है, आप आधा से ज़्यादा लोगों के पास जाओगे वो बोलेंगे अच्छा मैंने ईएनटी जो आँख नाक जो गले वाले डॉक्टर साहब हम उनके पास चले गए, क्योंकि क्या होता है कि एक साइनस भी होती है, एक चीज़ है जिसके चलते होता है। साइनस क्या होती है कि जो हमारे बोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में, और ये हमारा स्कल है जो ये हमारी हड्डी है उसमें एयर स्पेस होते हैं ताकि इसको लाइट बना के रखें, तो यहाँ पे एयर स्पेसेस है, आँख के ऊपर एयर स्पेसेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि एयर स्पेसेस है और उनकी जो ओपनिंग होती है कभी कभी बंद हो जाती है तो उसमें प्रेशर आ जाता है तो हम साइनस बोलते हैं। बट आज के डेट में क्या होता है, जैसे हमने, अगर हम, मैं भी अपनी सिटी स्कैन करूंगा उसमें थोड़ा बहुत साइनस मुझे भी आ जाएगा, बट वो उसका रीज़न नहीं होता है। बिकॉज साइनस हेडेक्स हम तब सोचते हैं जब किसी को फीवर भी आ रहा हो, साथ में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो रहा हो, तब हम बोलते हैं कि साइनस के चलते होगा। बहुत सारे लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं करता है क्योंकि वो प्राइमरली चीज़ नहीं है। तो मुझे हेडेक्स में क्या है, हेडेक्स चाहे कोई भी देखे, मुझे ये लगता है चाहे मैं देखूं, चाहे एक ईएनटी वाला देखे, चाहे आंख वाला डॉक्टर साहब भी देखे, या कोई जनरल फिजिशियन भी देखे,
हेडेक्स के पेशेंट्स के साथ अगर आप 10 मिनट लगाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या तरह का हेडेक्स और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेडेक्स में सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँ उससे अच्छा है कि मैं पेशेंट की पहले बातें सुनूँ, क्योंकि वो आपको अपने डायरेक्शन दे देगा कि किस तरह का हेडेक है उसको। आप उससे थोड़ा-सा फिर लीडिंग क्वेश्चंस पूछिए कि क्या-क्या चीज़ों से बढ़ता है, क्या-क्या चीज़ों से रिलीफ़ होता है। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो हेडेक्स है, ये माइग्रेन है या टेंशन हेडेक्स है, क्लस्टर है। तो इसमें सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी बात अच्छे से सुन रहा है, वो आपको आराम से एनालाइज़ कर सकता है कि किस तरह का है। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम ऐसा जगह जाएँ या कोई भी रहें, हम उनसे पूरा उसको डिस्कस करें। वो हमारी बात सुन सके ताकि वो ये, क्योंकि आज अगर मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा एक देखने का नज़रिया अलग होगा। जो आई वाला डॉक्टर साहब है, वो हर चीज़ आई के हिसाब से देख रहा है, वो करेक्ट। चीज़ है। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहा है। तो सो इट इज़ डॉक्टर मोर सो कुमार, ये इम्पोर्ट जो आप कह रहे हैं क्वेश्चनर आपने थोड़ी देर पहले बोला जो हुँ, अपने आप भर सकता हुँ, है, हुँ। अ, उस क्वेश्चनर के आंसर्स क्या ये जो आप कह रहे हैं इसको डिटरमिन कर सकते हैं? उसमें हाँ, वो एक माइग्रेन के लिए है बेसिकली, बट हम्म। बाकी हेडेक्स के लिए तो और क्वेश्चंस पूछ के ही हमें पता चलेंगे। जैसे टेंशन उसमें नहीं कवर हो पाता है, क्लस्टर उसमें नहीं कवर हो पाता है, और भी एक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया और कम लोगों में होता है, वो नहीं कवर करता। बट माइग्रेन, क्योंकि नियरली अगर आप हेडेक्स देखो तो अराउंड 60 टू 70% लोगों को माइग्रेन ही होता है। तो हम्म। एटलीस्ट उतना तो वो कवर कर लेता और हमें पता चल जाता कि हमें है या नहीं है वो चीज़। ओके, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, और अगर आप सवाल डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, या तो हमारे फेसबुक पेज पे आके सवाल छोड़ सकते हैं, या आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए famhealth.in/community पे अपना सवाल छोड़िए। अगर आप डॉक्टर कुमार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@famhealth.in पे। अपना ईमेल भेजिए और डॉक्टर का नाम, और हम जरूर आपको डॉक्टर कुमार के साथ जोड़ेंगे। डॉक्टर कुमार, आगे चलते हुए, कमिंग बैक नाउ, अगर हम अब ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक से शुरू करती हूँ जो कॉमन हमारे हैं कि दवाई खा ली हमने घर में बैठे बैठे, एक पिल, एंड देयर आर मेनी इन द या मार्केट, पेन एनी किलर वन खा ऑफ लिया देम, आपने या आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हम सबको पता चल जाता है कि ये वाली दवाई मुझे काम करती है, ये वाली नहीं करती, तो नहीं हम लोग ने करती। कर लिया शुरू। अब वो कंसिस्टेंटली हम कितनी दिन तक ले सकते हैं बिफोर वी से कि नहीं, अब ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आज के डेट में हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम हमारे पास पेन किलर ईजिली अवेलेबल है। हम शुरू करते एक तरह की पेन किलर से, कुछ दिन बहुत अच्छा काम करेगा, फिर आप देखोगे कुछ दिन बाद वो काम करना भी बंद कर देता है। फिर हम उससे स्ट्रॉन्ग पेन किलर, उससे स्ट्रॉन्ग पेन किलर, तो हम धीरे धीरे अपनी पेन किलर की जो इंटेंसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका शरीर भी है यूज टू हो रहा है पेन किलर से। ये भी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक्स, MOH करके आती है ये, कि हमारा शरीर जो है अब धीरे धीरे आदी हो गया है कि हमें पेन किलर्स चाहिए। तो हमें ये चीज़ देखना है कि सपोज हम क्या, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं या चाहे हम भी बैठे, तो हमें ये देखना चाहिए हमारा कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। सपोज मेरा हेडेक्स एटलीस्ट 3 से 4 बार से ज़्यादा हो रहा है इन अ मंथ, तो हमें एटलीस्ट पेन किलर्स फिर अब खाने की हमें सोचना होगा कि अभी हमें नहीं लेना है। अब हमें कहीं न कहीं दिखाना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि हमारा हेडेक क्यों हो रहा है, और उस पे हमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी हमारी पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट है और वो एटलीस्ट ये हम देख रहे हैं कि मुझे हर वीक में 1 बार खाना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट आप समझ लो, या 15 दिन में भी हम खा रहे हैं, या हम 1 मंथ में ऐसा हुआ है कि 3 से 4 बार हमारे पास एपिसोड्स हैं, तो इट इज़ स्टिल बेटर कि हम जाके कहीं दिखाएँ, कि हम कारण खोजें कि क्यों है, कि सिर्फ़ खाते रहे वो हमारे लिए ज़्यादा खराब करेगी हमारे लिए आगे के लिए। मैं अब ना इस समय पे, बिकॉज मेरे पास खुद के सवाल इतने हैं, लेकिन मैं थोड़े से सवाल पहले कम्युनिटी के ले लेती हूँ। अ, हमारा कम्युनिटी क्वेश्चन एक है, इनको हम जल्दी जल्दी करते हैं, देन विल कम बैक टू आवर डिस्कशन। बिल्कुल, बिल्कुल। maybe somebody joined later, they're saying कि what do headaches in different areas of the head indicate? High BP, etc. मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले समझाया या था, अलग अलग या टाइप के होते हैं, तो क्या इंडिकेट करते हैं? सामने वाला हेडेक का कोई एसोसिएशन किस पार्ट ऑफ द बॉडी से हो रहा हम है? बताते हैं, जैसे अगर हमारा एक साइड से शुरू हो रहा है, आगे से या बैक साइड से, तो हम हाँ जी। जनरली बहुत बार हम माइग्रेन की तरफ वो ज़्यादा पॉइंट करता है। क्लस्टर भी होता है, वो इस एरिया में ज़्यादा रहता है, आईज और इसके ऊपर में रहता है। जो टेंशन होता है वो एक कुछ जनरलाइज सा होता है और ऐसा लगेगा कुछ पकड़ा हुआ सा है, कुछ बांधा हुआ है, तो दैट इज मोर ऑफ अ टेंशन हेडेक है।
बीपी का बड़ा कॉमन होता है कि हाँ बीपी के चलते हेडेक हो रहा है, बट बीपी का आप मान के चलो कि जब तक हमारी बीपी 150 160 बाई 90 100 से ऊपर नहीं है, आपकी प्राइमरली हेडेक बीपी से नहीं हो सकती है। सपोज मेरा 130 90 है, तो वो जनरली हमारा सिर्फ बीपी से नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत बार मुझे हेडेक हो रहा होगा तब आप बीपी देखोगे तो बीपी भी ज़्यादा मिलती है हमें। तो ये ऐसा नहीं कि बीपी के चलते हो रहा है, वो और कोई रीज़न होता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, जैसे हमारा 50-60 साल के लोग होते हैं, वो लोग भी कभी कभी बताएंगे एक ही जगह में यहाँ पे हेडेक्स हो रहा है, ये नस फूली हुई सी दिखाई दे रही है, लाल सी हो गई है। वो थोड़ा सा एक हमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी किसी से दिखाएं, क्योंकि एक बीमारी होती है टेम्पोरल आर्टेराइटिस होती है, मतलब ये जो नस होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाती है। बट उसको ट्रीट करना, हम स्टेरॉइड्स और बाकी चीज़ें भी देते हैं, बट उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वाली जो नस होती है अगर इसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ती है तो वो आँख की जो देखने वाली जो नस है उसको वीक कर देती है। तो हमें उसको हॉस्पिटल में दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्लस सपोज मुझे हेडेक्स हो रहा है, बहुत सीवियर, बहुत तेज हेडेक हुआ, ऐसा हुआ कि पहले कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ था, इतना तेज हेडेक होता है, तो भी हमें हॉस्पिटल सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी साइन करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो नस है वो हो सकती है फट सकती है। बहुत बार फट जाती है तो एक चीज़ होती है सबरेक्नोइड हेमरेज होती है, वो भी जानलेवा होती है, तो उसके लिए भी हमें दिखाना ज़रूरी है हॉस्पिटल्स में। तो अगर हमारा एक चीज़ बस समझ लें कि एक तरफ से शुरू होके फैल रही है तो माइग्रेन की तरफ ज़्यादा पॉइंट करती है, आगे की तरफ ज़्यादा है तो वो क्लस्टरिंग में हो सकती है, ओल्ड एज में है तो जाइंट सेल आर्ट्राइटिस जो होती है, टेम्पोरल आर्ट्राइटिस है, पूरे में ऐसा लग रहा है कि कुछ बंधा हुआ सा है, वो ज़्यादा आपको दिखाता है टेंशन हेडेक से। तो हम ज़्यादातर ऐसे क्लासीफाई करते हैं इन चीज़ों। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन। दूसरा सवाल आया है, नितिन से पूछते हैं कि आंखों का और हेडेक्स का क्या रिलेशनशिप है, और क्या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से भी हेडेक्स होती हैं? Yes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आंखों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत बार क्या होती है सिर्फ आंखों में, आंखों के आसपास ही हेडेक्स रह जाती है, लोग बोलेंगे आंखों के अंदर में दर्द हो रहा है, आंखों पे दर्द हो रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है दो तीन चीज़ों को देखना। पहले जब भी हम हेडेक का भी या कोई भी सर दर्द के लोग होते हैं, हम उनका आंख ज़रूर देखते हैं। आंखें कहाँ जाती हैं, आंखों से आप ब्रेन को देख सकते हो, ये हम मानते हैं, क्योंकि जो आंख की नस है वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। तो अगर ब्रेन में कोई प्रेशर बढ़ने के साइंस हैं कि ब्रेन के अंदर की प्रेशर बढ़ गई है, वो हमें आंख में दिखाई देती है, क्योंकि आंख की नसों में सूजन आ जाती है। तो ये हमारे को कभी कभी ये शो करती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो हम जांच ज़रूर करते हैं, हम एमआरआई ज़रूर करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो आंखों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्लस माइग्रेन वाले लोगों में, कुछ लोगों में क्या होता है बहुत तेज रोशनी दिखती है, कुछ लोगों में ऐसा लगता है कुछ ना ऐसा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब भी आंखों के चलते होते हैं, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है। तो आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेडेक्स के बाद अगर हमने पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं, और जो नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं पेशेंट्स का, तो एक फंडस होती है, माने आंखों में हम रोशनी डाल के देखते हैं कि आंखों का क्या कंडीशन है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है इसके अंदर। ओके, एक सवाल है, मोहम्मद राजा पूछ रहे हैं, सर मेरे एज है 21 ईयर्स और मेरे सर तकरीबन 8-9 साल से दर्द करती है। डॉक्टर ने हमें चश्मा दिया पर फिर भी आराम नहीं है। इन दिनों मेरे सर में भारीपन बना हुआ है और हेड के बैक साइड अपने आप उल्टा हो जाता है और ठीक भी हो जाता है अपने आप। ये काफी दिनों से चल रहा है, प्लीज बताइए क्या करें। हाँ, तो अब जैसे ये वाले हेडेक से मैम, जैसे सपोज हमने आँख भी ठीक करा लिया, चेक करा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, हमने अपने सपोज ग्लासेस मुझे पहनने या चश्मा पहनना, हमने वो भी पहन लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये हमारा शो कर रहा है कि कुछ और भी चीज़ें हैं। तो ये अब हमें ये देखना होगा कि ये माइग्रेन है या कोई टेंशन हेडेक्स हो रहा है या कोई और रीज़न है, बिकॉज ये दोनों ही के होने का ज़्यादा इसमें चांसेस होगा कि इधर ये माइग्रेन है या टेंशन हेडेक्स है। माइग्रेन के साथ एक और बड़ी खासियत है कि जैसे हम लोग ये सब चीज़ आते हैं, आप देखोगे माइग्रेन बहुत बार फैमिली में भी रहता है, तो हम फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं भाई घर में और किसी को हेडेक से, बहुत लोग बोलेंगे मेरी मदर को या मेरे माता जी को या मेरे भाई बहनों में भी सर दर्द है, तो वो भी माइग्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। प्लस हम इस तरह के कोई भी हेडेक्स लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ उसको बढ़ा रही है और क्या चीज़ कम कर रही है। बिकॉज आज के डेट में हेडेक्स होने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमारी लाइफस्टाइल है।
जो हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज्ड हो गई है, वो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेंट हो जाती है, वो कॉज़ कराती है, वो कराती है इन सब चीज़ों को। तो हमें इनमें थोड़ा-सा और हिस्ट्री देखना ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्ट प्रोबब्ली ये कोई ना कोई किसी न किसी तरह का या तो टेंशन हेडेक्स है या माइग्रेनस हेडेक्स है। वो होगा जिसके चलते ये सारी चीज़ें आ रही हैं और उसको ट्रीट करेंगे तो बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हेडेक्स को में क्या होता है कि सपोज़ मुझे बार-बार हेडेक्स आ रहा है, तो हम सिर्फ़ पेन किलर्स देंगे उससे फ़ायदा नहीं करेगा। हमें जो ये बार-बार सर दर्द हो रहा है, उसको बंद करना ज़रूरी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो मैं मोहम्मद राजा से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप डॉक्टर कुमार से कंसल्ट चाहते हैं क्योंकि वो डिटेल में देख पाएंगे कि आपका क्या कारण है, तो आप ज़रूर हमें support@famhealth.in पे लिखिए, अपना सवाल पूछिए और फिर हम आपको डॉक्टर कुमार के साथ जोड़ेंगे। एक और सवाल है, धर्मेंद्र तोमर जी पूछते हैं, सर में अचानक 2 मिनट इतना भयानक दर्द होता है, सहन करना मुश्किल हो जाता है, इसका क्या कारण है और मैं क्या घर पे उपाय कर सकता हूँ? देखिए, ये सारी चीज़ें भी होती है, ये भी एक तरह की हेडेक्स होती है जो बहुत सीवियर होगा, बहुत तेज़ होगा, थोड़ी देर रह के नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत बहुत सारी चीज़ों के नाम से इसको बोलते हैं, इसको हम थंडर क्लैप्स हेडेक्स भी बोलते हैं। इसको और भी नामों से बताते हैं, आइस प्रिक हेडेक्स होता है कि बहुत एक बार तेज़ हुआ, एक जगह हुआ और फिर नॉर्मल हो गया। हाँ, हमें एक बार क्या होता है इसमें बेसलाइन हम स्कैन ज़रूर कर लेते हैं कि कोई हमारे प्रॉब्लम नहीं है, इसको रूल आउट करना चाहिए। उसके बाद कुछ दवाएँ होती हैं जैसे इंडोमिथासिन करके होती हैं, वो चीज़ों को स्टार्ट कराते हैं। उससे क्या होती है इस तरह की हेडेक की इंटेंसिटी धीरे-धीरे करके टाइम के साथ कम होते जाती है। तो हमें इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना है। हाँ, एक बार बेसलाइन ज़रूर स्कैन होना चाहिए कि कोई और चीज़ तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए इसमें देखना ज़रूरी है। कि एक और सवाल है, ये पूछते हैं, आई एम हैविंग, चिमी पूछ रहे हैं, चिमी जिन, ही इज आस्किंग, आई एम हैविंग हेड पेन इन, आई एम हैविंग अ हेड पेन इन बोथ साइड, समटाइम्स आई फील वीकनेस अंडर द आई, इट इज हैपनिंग रेगुलरली फॉर द लास्ट 2 weeks, व्हाट कैन आई डू? नाउ दीज आर ये सारे हेडेक्स हो सकते हैं, ये ना मोस्ट प्रॉब्ली है किसी तरह का जो टेंशन वाले हेडेक्स होते हैं, जो एक हेडेक्स जो एक जनरलाइज हेडेक्स हैं, ये उनमें से हैं। तो अब जैसे अब ये 2 वीक हो रहा है और हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है, चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको अगर हम सिर्फ पेन किलर से ट्रीट करेंगे ठीक नहीं होगा। इसमें हमें कुछ दवा देनी हो, थोड़ी कंटिन्यूअस वे में देनी होंगी ताकि हम इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकें। तो इसमें इस तरह के हमें ट्रीटमेंट्स के साथ वर्क करना होगा। बट मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा क्योंकि अगर हम हेडेक्स की बात करते हैं, तो दवाएँ क्या होती हैं, एक एपिसोड को एक जो अभी हो रहा है उसको ठीक कर सकती है। बट हमारी जो बार-बार टेंडेंसीज़ होती है, तो कहीं न कहीं हमें अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस को करना बहुत ज़रूरी है। जब मेरा एक असूल है कि जब भी मैं ट्रीटमेंट लिखता हूँ, तो मैं पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की बात करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करता हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट हम कोई दवा हम पूरी ज़िंदगी नहीं खाने वाले हैं। तो हमें अपने अंदर में चेंजेस लानी होंगी जिसके चलते ये कंट्रोल होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं कि एक टाइम से सोना, टाइम से उठना, मतलब हमें अपना बॉडी को ऐसे मेंटेन करें कि अच्छा ठीक है, मैं इतने बजे तक सोऊँगा, मैं इतने बजे उठूँगा और उसको मुझे फ़ॉलो करना है। जब हम इरैटिक लाइफ़स्टाइल्स करते हैं कि हम कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, ये चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। तो एक उस पे ध्यान रखना। हमारा हम्म। फूड इनटेक ऐसे ये नहीं कि हम सुबह उठे, दोपहर तक कुछ नहीं खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी खा लिया, नहीं खाया, वो चीज़ें भी नहीं करनी। हमें बिल्कुल रेगुलर अपना जो फूड इनटेक है, जैसे सुबह में नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया, रात में खाया, बीच में भी जैसे 1-2 घंटे पे अपना कुछ फ्रूट्स खा लिया, तो एक कंटिन्यूअस फूड इनटेक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मैं अपने पेशेंट्स को हर समय बोलता हूँ, सम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़, वॉक या एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़रूरी है। 40-45 मिनट्स जैसे मॉर्निंग में उठे आप वॉक किए, दैट हेल्प्स टू सूदन आउट द नर्व्स, रिलैक्स करने में हेल्प करती है। और अच्छा करना चाहते हैं, योगा, योगा में लोगों ने देखा है ओम विलोम प्राणायाम, तो ये सारी चीज़ें हमारी नर्व्स के लिए सबसे अच्छी रिलैक्सिंग होती है और ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हमारे को ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस करती हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गेन्स, क्योंकि जब भी हम हेडेक्स की बात कर रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म बात करनी है कि हमें कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इसे कंट्रोल में रखना है। तो हमें बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। इवन आज के सपोज़ मुझे मेरा स्क्रीन टाइम है, ये भी हमें कराता है, तो हमें ये कोशिश करना है कि हम एक साथ ना बैठें, थोड़ी देर बैठें, फिर मूव करके थोड़ा घूम-घाम के वापस आके बैठ गए, तो हमें मोनोटोनी अपनी चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बहुत ज़रूरी है आज के डेट में टू कंट्रोल, और ये हमारे हेडेक्स को अपने नियंत्रण में रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कराना, क्योंकि दवा इसका कोई सॉल्यूशन आज के डेट में नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर कुमार, इसी से शायद जुड़ा है एक सवाल, आया है हमारे कम्युनिटी पे, पूछ रहे हैं कि टेंशन हेडेक्स का कॉज क्या है? देखिए, टेंशन हेडेक का इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मुझे टेंशन होगा तभी मुझे हेडेक्स होगा।
टेंशन हेडेक्स बहुत सारी चीज़ों से प्रेसिपिटेट हो सकता है। मुझे अंदर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, मेरे बैक में भी बहुत बार पेन हो रहा है, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, दीज आर ऑल अ पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि इसमें मसल्स हमारे सारे अकड़ जाते हैं जो हमें नहीं पता चल रहे बट वो स्टिफ हो गए हैं, तो इसको हम लोग टेंशन हेडेक्स कहते हैं। प्राइमरली जैसे बहुत लोग ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है, या फिर हमारे थोड़ी बहुत इनर एंग्जाइटीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, दे कैन ऑल प्रेसिपिटेट, ये सारी की सारी चीज़ों से टेंशन हेडेक्स हो जाता है। टेंशन हेडेक्स एक ऐसा है जो कंटिन्यूस चलते रहे, लाइक सपोज मुझे हेडेक्स हुआ, वो हफ्ता 10 दिन ऐसे ही चले आ रहा है, दीज आर मोर लाइक अ टेंशन, ये मोर टेंशन हेडेक्स की तरह से होता है। तो अगर हम हिस्ट्री में ये देखते हैं कि सपोज मुझे एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे मसल्स बहुत स्टिफ हैं, तो हम इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं कि चलो इसको ठीक करते हैं, इसको हम लोग वर्कअप करते हैं, इसको हम लोग एड्रेस करते हैं, तो हम उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बेटर होता है। तो हमें हर चीज़ों को देखना कि क्या प्रेसिपिटेट कर रहा हो और उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है इसमें। एक लास्ट में सवाल लेती हूँ, फिर आई कम बैक टू आवर डिस्कशन। दीपाली पूछ रही हैं, हेलो सर, मुझे तेज रोशनी और आवाज से ज्यादा हेडेक होता है एंड अंधेरा शांत कमरे में सोने से ठीक भी हो जाता है, पर जब हेडेक होता है तब पहले गर्दन दर्द करने लगती है और फिर हेडेक हेडेक होता प्रॉब्लम है। स्टार्ट हो जाती है। अब ये जैसे ये माइग्रेन है, अगर आप इसका हिस्ट्री वाइज देखो, दिस इज माइग्रेन। क्यों है? क्योंकि जब माइग्रेन हेडेक होता है तो ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ आगे से होता है, बहुत लोग को पीछे से भी होता है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे सर्वाइकल है उसके बाद ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत सारे लोगों में देखा गया माइग्रेन है, जिनको माइग्रेन होता है कि उनको गले में दर्द होता है, दैट इज ऑल्सो माइग्रेन का ही पार्ट एंड पार्सल होता है। प्लस जब हेडेक हो रहा है तो मुझे लाइट अच्छा नहीं लग रहा है, आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है मैं एक डार्क रूम में बैठ जाऊं, सो ये सब बहुत ही बड़ी ये माइग्रेन है। तो जैसे अब माइग्रेन है, ये बार बार हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हम सिर्फ, अगर सपोज मुझे माइग्रेन महीने में 2 महीने में एक बार हो रहा है तो मैंने दवा खाई पेन किलर तो काम हो जाता है। बट जब वो फ्रीक्वेंट आने लगता है तब हमें ज़रूरी है कि हम एड्रेस करके इस चीज़ को ठीक करें। हम अपने लाइफस्टाइल में देखिए कि मुझे क्यों हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं खाली पेट रह रहा हूँ तब हो रहा है? क्या ऐसे जिस दिन मैं फास्ट कर रहा या व्रत रख रहा हूँ उस दिन हो रहा है? या जब मैं धूप में निकल रहा हूँ तब हो रहा है? या मुझे सडनली ठंडी हवा लग गई तब हो रहा है? या कभी ऐसा हुआ कि मुझे टेंशन है या मुझे कुछ है कि ये मुझे काम करना है, उसकी भी एक छोटी सी भी टेंशन है, वो उसको बढ़ा रही है? या कभी ऐसा हो रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब हो रहा है? या कभी ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ उसके बाद से हो रहा है? तो हमें इसमें ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि क्या चीज़ों से बढ़ रही है, हमें उस पर वर्कआउट करना और उसको ठीक करना है इसे। डॉक्टर कुमार, आपने अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल में बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। तो मैंने एक सेशन अटेंड किया था प्राणिक हीलिंग, एंड देयर वाज दिस पेशेंट, दिस लेडी हु केम इन फॉर लर्निंग प्राणिक हीलिंग, बिकॉज उनको माइग्रेन इतना सिवियर होता था कि वो 2 दिन 3 दिन वो उठ नहीं पाती थी बेड से। वो अपने आप को बंद करती थी और कमरे में बंद रहती थी, मेडिसिन खाती थी, सोने की कोशिश करती थी। इट बिकेम सो सिवियर, शी सेड आई कांट इवन टेक अ जॉब, because how can I every other week take a या holiday? टेक, हाँ बिल्कुल। So coming back to the thing on pranic healing and all of these alternate therapies as we call them, I don't know what is called in the medical language, but these kind of things कितने effective हैं ये, और इसमें क्या क्या studies हुई हैं? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो भी बात करते हैं, अगर आप मुझसे, हम लोग जैसे मेडिसिन पढ़े हुए हैं या एलोपैथी के जितने भी लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम क्या बात करते हैं कि अच्छा ये दवा है, तो हमारी जो भी दवा बनती है वो हम टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल लोगों में और हम हेडेक्स वाले लोगों में, और हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारा क्या आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब इसका एविडेंस है इसके पीछे, ठीक, तो हमारी ये मेडिसिन बनी। बट हमारी जो अदर ब्रांचेस, अगर आप आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथिक देखो, देर आर हर्ब्स, जैसे चाइनीज हर्ब्स आ रहे हैं, एक्यूपंक्चर आता है, तो ये सारी एक एंशियंट है, ये पुरानी एक जो एक परंपरा है, ये चली आ रही है, बट इस पे कोई स्टडी नहीं हुआ है, इस पे कोई बुक्स नहीं लिखी हुई है, ढंग से स्टडी नहीं हुई है, तो वो क्या हो गई, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है, सारी बहुत चीज़ें इफेक्टिव हैं। बहुत चीज़ों के पास हमारे पास आंसर नहीं होता है, कोई और जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके पास आंसर है, तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। अब जैसे लोग इस पे ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो लोग को दिख रहा है कि हाँ इसमें भी फ़ायदा होता है, इसमें भी ऐसा चीज़ देखा गया कि जो हेल्प करती है। जैसे अगर मैं अभी आपको बात बताता हूँ
अभी अगर आप कुछ दिन पहले की बात है, अराउंड 3 मंथ्स बैक है, अभी एक पेपर आया हुआ है एम्स से, अपने यही एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आया हुआ है, वही न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है एम्स का, वो वहीं से आया हुआ है। तो उसमें एक पेपर है कि योगा का कितना फ़ायदा होता है हेडेक्स में। उन लोगों ने क्या किया कि माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ पेशेंट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट में जैसे हम रखते हैं वैसे रखा, और कुछ लोगों में योगा का सेशंस उनको कराया और योगा की पूरी स्टडी करी। और उसके बाद जो यही क्वेश्चनेयर्स हैं कि हमारा कब कितने दिन हेडेक्स होता है, कितना फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, हमने इसको डॉक्यूमेंट किया स्टार्टिंग में, और हमने इसको डॉक्यूमेंट किया आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये दिखाया गया कि इट हैज़ इक्वल इफेक्टिवनेस, जितना मेडिसिन है उतना ही इफेक्टिवनेस है। तो ये पेपर इंडिया से है, ये एम्स का पेपर है ये। तो अब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी आ रहे हैं कि इसमें भी कितना फ़ायदा हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल इसमें फ़ायदा है, बट हाँ, इसकी अभी एविडेंसेस कम है, इसके बारे में हमें पता कम है। तो इसमें जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी, तो लोग मोर एंड मोर उसके बारे में समझ पाएँगे कि वो कैसे हेल्प कर रहा है। तो ऐसा लोगों को देखा गया योगा पे अब तो आ ही चुका, और हम योगा बोलते भी हैं कि हमें करना चाहिए, उससे बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी चाइनीज़ मेडिसिन्स है जिस पे भी अभी वर्क चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने हर्ब्स हैं जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें बर्बर है, देयर नंबर ऑफ विटामिन्स पीपल लोगों ने देखा है, जैसे कोएंजाइम Q10 पे देखा है, मैग्नीशियम में देखा है, एक विटामिन राइबोफ्लेविन होता है उस पे देखा गया। तो अब धीरे-धीरे इस पे स्टडीज़ आ रही हैं और ये देखी जा रही है कि बेटर होता है। प्लस इवन अगर हम अपनी भी मेडिसिन्स, हम एलोपैथिक की अपनी बात करते हैं, तो इसमें देखा गया, अब माइग्रेन के बारे में भी लोगों ने पढ़ा, क्योंकि माइग्रेन मैक्सिमम हेडेक्स होता है हम्म। कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें एक चीज़ होती है, एक सीजीआरपी एक चीज़ होती है जिससे माइग्रेन स्टार्ट होता है, वो इनिशिएट करने में हेल्प करती है। तो आजकल दवाएँ इस पे भी बन रही कि कैसे हम इसके लेवल्स को कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो हो सकता है माइग्रेन्स पे अगर हम आगे चलें अनदर 2-3 ईयर्स में, तो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स आने वाली हैं जो हेल्प करेंगी, जो उस चीज़ को एड्रेस करके उस चीज़ को ठीक करेंगी। क्योंकि आज के डेट पे अगर आप माइग्रेन की अगर या हेडेक की आप बात करें, तो जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, आधे से लोग हमारे पास ना दूसरे दिन आ जाते हैं पढ़ के, सर आपने मुझे दौरों की दवा दे दी है, ये तो एपिलेप्सी में यूज़ होती है। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि हाँ, एक दवा बहुत जैसे यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जो पहले हम एपिलेप्सी में या दौरों में देते थे, अब हम हेडेक में देते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जो पहले एंटी डिप्रेशन मैंने डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में देते थे, हम यूज़ करते, तो लोग बोलेंगे सर मेरे को तो डिप्रेशन नहीं है, आपने डिप्रेशन की दवा लिख दी है। तो उनको समझाना पड़ता है कि हर मेडिसिन का हम किस डोज में दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, वो एक ही मेडिसिन से, बट हम उसको तरह-तरह से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो हमारे पास पहले ब्रॉड बहुत बड़ी-सी चीज़ थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली दवा थी, अब धीरे-धीरे उसकी और रिफाइनिंग हो रही है। तो मुझे लगता है हेडेक्स का ट्रीटमेंट अनदर 2-3 इयर्स में ये और बहुत मॉडिफाई हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि और ऐसा हो जाएगा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और हमें और बेटर हो, हमें हमें फ़ील अच्छा कराए, हमारी इम्प्रूवमेंट फ़ास्टर हो। बट चाहे जो भी चीज़ हो, लाइफ़स्टाइल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक प्रेसिपिटेंट है, जिसको हमें हर समय एज़ चेंज करने की कोशिश इसमें करनी ही करनी चाहिए। डॉक्टर कुमार, बिफोर वी रैप अप, एक मैं बस टच अपॉन करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, हेडेक्स इज सच ए लार्ज टॉपिक, और वो इतनी सारी डिजीजेस और कंडीशंस के साथ में कनेक्टेड है कि आई थिंक हम लोग एक शो नहीं, कम से कम 100 शो करने यस, पड़ेंगे उसको बिल्कुल। डिस्कस करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स का आप समझा दें कि अगर हेडेक है तो वो सिवियरिटी उसकी जब होती है वो किस हद तक होती है, और what is it that it can precipitate into, from the perspective of what are the serious illnesses that headache राइट, is related to? हाँ, ये एक अच्छा चीज़ है। देखिए, हमारे पास क्या है, अगर हेडेक्स की हम बात करते हैं, अगर सपोज़ मेरे को कभी हेडेक नहीं हुआ है, मेरा 30-40 इयर्स हो गया है, मुझे आज बहुत सीवियर हेडेक हो, ऐसा लगे कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, हो या वॉमिटिंग भी उसके साथ आ रही है, या हमें लग रहा है इतना सीवियर है, वॉमिटिंग है, कुछ हमें कमज़ोरी-वमज़ोरी लिख रही है, तो इसमें हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बीमारी होती है जो उनको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। मतलब ब्रेन में क्या होती है, जो खून की नसें होती हैं उसमें कभी-कभी गुब्बारे से सूजन रहती है, वो फट जाती है, तो ब्लीड कर जाती है, तो ब्रेन को इरिटेट करती है। तो ये बहुत सीवियर हेडेक होता है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि एक बार वो ब्लड निकला तो उसमें निकलते रहेगा, तो उसको बंद करना ज़रूरी होता है। सो प्राइमरली अगर मेरे पास पहला आदमी आए कि आज मुझे बहुत तेज़ हेडेक हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ था, हम एक बार एटलीस्ट सीटी करा लेते हैं कि हम ब्लीडिंग को रूल आउट कर लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमें हर समय एस्पेक्ट को याद रखना है कि अगर बहुत सीवियर है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमें एटलीस्ट एक कंसल्टेशन रखना बहुत ज़रूरी है उसी टाइम में। बट
हेडेक्स का और जो इम्पोर्टेंस है कि अगर हम माइग्रेन की बात करें, तो माइग्रेन में लोगों को हेडेक्स आते रहे, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स बोलेंगे ना कि हेडेक था बहुत दिनों से, अब बहुत सीवियर हो गया तो हॉस्पिटल आ जाते हैं कि इंजेक्शन लगवा ले, तो हम उनका सबका टेस्ट नहीं करते, बिकॉज जो कंटिन्यूएशन में हेडेक्स होता है वो ज़्यादातर माइग्रेनस हेडेक्स होता है। तो माइग्रेन हेडेक्स में हम ज़्यादातर स्कैन्स नहीं करते, हम उसको ट्रीट करके उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर हमें सेकेंडरी लगे, जैसे सपोज़ मुझे माइग्रेन ही था पहले से, बट मैं आया और मेरा हाथ-पैर एक कमज़ोर हो गया है विद अ हेडेक्स, तो भी हमें स्कैन करना है। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कहीं न कहीं ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, या कुछ लोगों को दौरे आ जाते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी जिनको हम कहते हैं, उनमें हमें ज़रूर लाना चाहिए क्योंकि वो एक ट्यूमर का भी चीज़ हो सकता है। बट अगर हम प्राइमरीली हेडेक जो हम बोलते हैं, जैसे माइग्रेन है, क्लस्टर है, या हम जो टेंशन हेडेक्स बोलते हैं, उनमें हेडेक्स हो रहा है, बहुत सीवियर भी हेडेक्स हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी उससे मौत आ सकती है, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो हमारी फंक्शनिंग को खराब कर लेता है और कुछ नहीं होता है, तो हमें उसको ठीक करना होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेकेंडरी कारणस को हमें रूल आउट करने के लिए ही हम लोग बेसिकली पेशेंट को देखते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मेरा पुराना पेशेंट हिस्ट्री का है, पूरा है, बहुत बार क्या हुआ, टेंशन एंग्जाइटीज़ हुआ, कुछ खाए-पिए नहीं, ढंग से नहीं सोए, बहुत सीवियर हेडेक करके इमरजेंसी में आ जाता है, तो हम ऐसा नहीं होता कि हम उसी टाइम में उसका स्कैन करते हैं। हम पहले उसको ट्रीट करते हैं, मुझे क्योंकि हिस्ट्री पता है उसकी। बट फर्स्ट टाइम मेरे पास पेशेंट आया, इमरजेंसी में आया, सीवियर हेडेक है, तब हमें ज़रूर करते हैं क्योंकि तब हमें ब्लीडिंग रूल आउट करना पड़ता है। बट ज़्यादातर अगर हम हेडेक्स की बात करें, प्राइमरीली हेडेक्स की बात करें, तो वो हमारे को चाहे हेडेक जितना भी सीवियर हो, जितना भी तेज़ हो, वो हमें दिक्कत नहीं कराएगा कहीं से भी। हाँ, वो हमारी फंक्शनिंग को गड़बड़ करा लेगा, लेकिन उससे हमारी मौत नहीं होगी कहीं से। डॉक्टर कुमार, एक और सवाल है, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग, हम्म। इनका रिलेशनशिप हेडेक के साथ में, और I mean, obviously giving up any one of these is the best idea, but Yes. there is uh, lots of people complain of अगले दिन severe headache है, consumption ज़्यादा कर लिया है, किसी दिन 3-4 दिन तक रहता है. So what is the connection and what is actually happening in the body? नहीं, इसमें अब क्या हो रहा है, जैसे स्मोकिंग क्या है, आप जितना स्मोक करते हो, आप यूज़ टू इसीलिए होते हो क्योंकि ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, वो आपको एक अच्छा फीलिंग देती है। तो आपको हर समय लगेगा नहीं पीना है, ये करना है तो पीना है, तो ये एक तरह का एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है जिसके चलते आप कर रहे हो। तो मेरा तो यही है, पहले मानना कि चाहे स्मोकिंग हो चाहे अल्कोहल, हमें बंद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब है। हेडेक्स तो एक पार्ट है, बट बाकी कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब है क्योंकि आर्टरीज़ में आपकी जो आपकी खून की नसें उसमें चेंजेस ला रही हैं, वो ब्लॉक होने का चांसेस रहता है, उससे प्रॉब्लम आने की चांसेस रहती हैं। तो हमें उसको बंद ही करना है। जहाँ तक हमारा अल्कोहल का है, अल्कोहल भी सेम चीज़ करती है कि हमारी डिपेंडेंसी कराती है, हम उस पे धीरे-धीरे करके हम उसके रीज़ ऐसा होता है कि हम जब तक नहीं पिएँगे, हमें बेचैनी रहेगी और हमें आराम नहीं लगता है। व्हाई? बिकॉज़ वो हमारे जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसमें चेंजेस लाती है। तो हमें कहीं न कहीं क्या होता है कि अगर हम नहीं पी रहे हैं, तो हेडेक्स होने लग जाएगा और हमें इरिटेबिलिटी आने लग जाएगी। तो वो बिकॉज़ ऑफ बिहेवियरल और हमारा जो चेंज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये उसके चलते हो रहा है। तो हमें इसमें करना ही करना है कि हमें इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसको बंद करें तो ही होगा, क्योंकि क्या होगा, हम पी रहे हैं, अचानक से बंद हो गया तो भी सर दर्द होता है। तो हमें इसको कहीं न कहीं से इसको लेके कि एक ये एडिक्शन है और इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे चेंजेस लाके इसमें कराती हैं सारी चीज़ें। एक और मुझे सवाल मेरी तरफ से है, ये बेसिकली ऐसा पेशेंट आपके पास आए जिनका काफी सारा हद तक कोई डायग्नोसिस करते 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 इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड वन इज स्टिल नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट व्हाई एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द हेडेक. Could you share some instance like हुँ, that? मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो बहुत जगह मतलब घूमता रहा, दिखाता रहा, हेडेक्स 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 था। लोगों ने कभी माइग्रेन बना, कुछ रहा और उसको ऐसे ही होता था, बट उसने एक बड़ा पेक्यूलियर चीज़ बताया क्योंकि वो हमारे इमरजेंसी में आया हुआ था। बहुत सीवियर उसको हेडेक था, तो आप देखोगे ना इमरजेंसीज़ में बहुत बार क्या होता है, जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो बहुत बार ऑक्सीजन भी हम लगा देते हैं पेशेंट्स की। तो उसने बड़ा एक अच्छा पेक्यूलियर बड़ा चीज़ बताई कि सर मैं एक ऐसी मैं और वो कोई छोटे से टाउन से था, वहाँ बहुत सारी दवा खाई, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहीं पे आया हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, उसने बहुत हेडेक-वेडेक था, तो कुछ उसका बीपी-वीपी सब जब चेक करे तब तक ऑक्सीजन लगा दिया। द मोमेंट उसको ऑक्सीजन लगाया, उसका हेडेक ठीक हो गया।
नाउ हेडेक ठीक हो गया, तो फिर हम लोग के पास भी कॉल आया क्योंकि इमरजेंसी में था, तो हम लोग देखने गए। फिर हम लोग ने उसकी पूरी हिस्ट्री ली। तो ये एक पेशेंट था, ये क्लस्टर हेडेक का पेशेंट था। जो एक क्लस्टर हेडेक्स होते हैं उसमें बड़ी पिक्युलैरिटी वाली चीज़ होती है कि आप उनको जो सीवियर हेडेक होता है उसमें ट्रीटमेंट में कि आप सिर्फ ऑक्सीजन दे दो तो उससे ठीक हो जाते हैं। हम ऑक्सीजन देते हैं, उससे वो बेटर हो जाते हैं। सो वो क्लस्टर का जो डायग्नोसिस है उसका कभी बना ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम क्लस्टर डायग्नोसिस बना कि इसको क्लस्टर हेडेक्स है, फिर हमने ट्रीटमेंट किया, वो अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि कुछ की जाती हैं, उससे हमें पता चल जाता है भाई क्लस्टरिंग है, क्योंकि वो इधर उधर दिखा रहा था, कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा था। तो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन, बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट होता है, एक क्लस्टर हेडेक अगर बहुत सीवियर करके आते हैं, हम एक ही ट्रीटमेंट बताते हैं कि आप ऑक्सीजन ले लो। दैट इज द वे वी ट्रीट इट। सो उससे हमें पता चल गया इंटरेस्टिंग, सारी चीज़ें। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं ये ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछने की कोशिश करती हूँ, डॉक्टर रजनीश कुमार अपने हेडेक्स के लिए क्या करते हैं और क्या इलाज करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? नो, आई बिलीव ओनली थिंग कि हम जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। मैं मेरे पेशेंट्स आप जब भी देखोगे, मेरा पहले ऊपर में 5 मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस होती है, फिर मैं ट्रीटमेंट लिखना शुरू करता, बिकॉज मैं बता देता हूँ पेशेंट्स को ये आप खाओगे कुछ दिन ठीक लगेगा, बट जिंदगी भर ये नहीं खानी है। सो आई ऑलवेज बिलीव, मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि द मोमेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहता है। सो आई बिलीव इन कि हमें एटलीस्ट सोने का, जगने का अपना टाइम मेरा फिक्स्ड रहता है। एंड आई डू एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 40-45 मिनट्स डेली विद इन योगा। दैट्स द बेस्ट वे आउट फॉर मेनी ऑफ द कंडीशंस। हमारे ब्रेन की बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। एक्सलेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार, आप हमसे जुड़े। हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार ही बता दें कि अगर वो डॉक्टर कुमार से जुड़ना चाहते हैं तो हमें support@famhealth.in पे ईमेल करें और हम आपसे डायरेक्टली बात कराएंगे डॉक्टर कुमार की। और अगर आप में से कोई स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि एपिलेप्सी हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या मेनिंजाइटिस, इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हम जरूर डॉक्टर कुमार से आपके सवालों का जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर कुमार, एंड नमस्ते, थैंक यू फॉर थैंक यू, जॉइनिंग अस। नमस्ते, थैंक यू।